पहली कविता का शीर्षक है गुलाम। पहले वे गुलाम थे, फिर वे गुलाम नहीं रहे। राजा ने घोषणा की, अब गुलाम और आजाद के साथ बराबरी बरती जाएगी। राज्य की सबसे ऊंची दीवार पर रोटियां टांग दी गईं और कहा, जिसे भूख है दौड़कर ले ले। आजाद दौड़े और रोटियां खा ली। गुलाम भी पहली बार दौड़े पर रोटियों तक न पहुंच पाए। राज्य के वित्त मंत्री ने मुफ्त कपड़ों की एक दुकान खोली। दुकान पर एक बोर्ड लगवाया, कोई नंगा ना रहे, सभी कपड़े पहने। आजाद आए और सबसे सुंदर कपड़े छांट कर पहन लिए। गुलामों के भाग्य में फिर से वही बचे खुचे खराब कपड़े आए। राज्य के सबसे बड़े व्यापारी ने मकान बनाकर सस्ती दरों पर बेचे। आजाद आए और सारे मकान खरीद लिए। गुलाम आए और खाली हाथ वापस लौट गए। राज्य में एक बैठक आयोजित की गई। उसमें गुलामों की क्षमताओं पर संदेह व्यक्त किया गया। निष्कर्ष निकाला गया कि मुफ्त और सस्ते संसाधनों को बांटने का कोई अर्थ नहीं। राज्य के विकास के लिए संसाधनों को महंगा कर दिया जाए। गुलामों ने हाय हाय की। राज्य के सेनापति ने सबको उठाकर जेल में डाल दिया। गुलाम जेल में पानी की दाल खाकर इंकलाब की बातें करने लगे। जेल अधिकारी को बड़ी चिंता हुई। उसने राजा को पत्र लिखा, महाराज, गुलामी की प्रथा फिर से शुरू करें। राजा ने जवाब में लिखा, तीर कमान से निकल चुका है, अब मुझे पूरा ध्यान बस गद्दी बचाने पर लगाना है। राज्य के कवियों ने दरबार में जाकर विरदावली गाई। सभी कवियों की रचनाओं के नायक आजाद थे। गुलाम को किसी कवि ने नायक नहीं बनाया। गुलाम को नायक मानने वाले कवि भी जेल में बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा था, गुलाम को बराबरी के साथ थोड़ी ज्यादा दुलार की, थोड़ी ज्यादा देखभाल की, थोड़ी ज्यादा प्यार की जरूरत है। आजाद बुदबुदाए, आरक्षण मांग रहे हैं साले। राज्य के विद्वानों ने कहा, न भाषा न शिल्प ये कवि नहीं हो सकते। ये कुंठा अभिव्यक्त करने वाले गुलाम हैं, खारिज करो इनको। गुलामों ने जेल में एक सुर में नारे लगाए, गीत गाए, कविताएं सुनाई, बहसें की। राज्य कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वह जानता था मौत से बदतर जिंदगी जीने वाला गुलाम मौत से नहीं डरता। आप बता दीजिएगा मुझे। इस कविता का शीर्षक है एक बोसा ले लो। तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना, तो आओ मिलो मुझसे, एक बोसा ले लो। मिलो उस कस्बाई गंदगी और खुशबू से जिसने मुझे जवान किया, जिसने खेतों से कट्टे प्लॉट देखे। मोहल्ले के उस पुराने जर्जर मकान से मिलो, जिसका सबसे पुराना व्यक्ति पिछले दिनों मर गया। घर के पिछवाड़े होते थे मासिक धर्म के कपड़ों के घोड़े। उनके बीच जगह ढूंढकर शौच करती उन औरतों से मिलो जिनके पिता या पति उम्र भर शराबी रहे या बेरोजगार। सकरी गलियों के टगे छज्जों पर शाम होते ही लटकने लगती थीं घूंघट वाली बहुएं। छोटी छोटी बातों पर करती थीं खिलकौरियां और कभी बात करते करते रो उठती। मैं चाहती हूं तुम उन बहुओं से मिलो। अभी भी उनकी आंखों के गड्ढों में नमकीन पानी भरा है। 3, 6, 10 तोले सोने से लदी, मेहंदी और महावर से सजी 20-22 साल की लड़कियां ससुराल से लौट कर आईं तो 50 की हो गईं। उन 50 साल की बूढ़ी लड़कियों से मिलो। कभी कभार राखी और शादी ब्याह के मौके पर आती हैं बस, और आते ही बता देती हैं जाने की तारीख।
सीलन भरे कमरे में रात भर तड़पती थीं कुछ जवान छातियां जो सुबह होते होते सूख जाती। कभी उन सूखी छातियों वाली प्रेमिकाओं से मिलो, देखो कैसे उनके जिस्म बर्फ हुए हैं। पानी की सब्जी में तैरते थे 2-3 आलू और एक टमाटर। बासी रोटियों के झुंड पर गिरते थे कई हाथ, जिनकी रेखाओं में भरी थी बर्तनों की माजन की राख। मैं चाहती हूँ तुम उन हाथों से मिलो और उनका एक बोसा ले लो। एक कविता है मेरी, इसका शीर्षक है पार्वती योनि। पढ़ सकती हो? ऐसा क्या किया था शिव तुमने, रची थी कौन सी लीला, जो इतना विख्यात हो गया तुम्हारा लिंग। माताएं बेटों के यश धन व पुत्रादि के लिए, पतिव्रताएं पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छे घरवर के लिए कुंवारियां पूछती हैं तुम्हारे लिंग को। दूध दही गुड़ फल मेवा वगैरह अर्पित होता है तुम्हारे लिंग पर। रोली चंदन महावर से आड़ी तिरछी लकीरें काट कर सजाया जाता है उसे। फिर डोह के देकर बारंबार गाती हैं आरती, उच्चारती हैं 108 नाम। तुम्हारे लिंग को दूध से धोकर माथे पर लगाती हैं टीका, जीभ पर रखकर बड़े स्वाद से स्वीकार करती हैं लिंग पर चढ़े प्रसाद को। वे नहीं जानती यह पार्वती योनि में स्थित तुम्हारा लिंग है। वे इसे भगवान समझती हैं, अवतारी मानती हैं। तुम्हारा लिंग गर्भ से ठिलाता समाया रहता है पार्वती योनि में, और उससे बहता रहता है दूध दही और नैवेद्य, जिसे लांघना निषेध है। इसलिए वे औरतें करती हैं आदि परिक्रमा। वे नहीं सोच पाती कि यदि लिंग का अर्थ स्त्री या पुल्लिंग दोनों है तो इसका नाम पार्वती लिंग क्यों नहीं, और यदि लिंग केवल पुरुषांग है तो फिर इसे पार्वती योनि भी क्यों न कहा जाए। लिंग पूजकों ने चूंकि नहीं पढ़ा कुमार संभव, और पढ़ा तो काम सूत्र भी नहीं होगा। सच जानते ही कितना है, हालांकि पढ़े लिखे हैं। कुछ ने पढ़ी है केवल स्त्री सुबोधिनी। वे अगर पढ़ते और जान पाते कि कैसे धर्म समाज और सत्ता मिलकर दमन करते हैं योनि का, अगर कहीं वेद पुराण और इतिहास के महान मोटे ग्रंथों की सच्चाई औरत समझ जाए, तो फिर वह पूछ सकती है संभोग के शास्त्रीय प्रतीक के, स्त्री पुरुष के समरस होने की मुद्रा के 2 नाम नहीं हो सकते थे क्या। वे पढ़ लेंगी तो निश्चित ही पूछेंगी कि इस दृश्य को गढ़ने वाले कलाकारों की जीभ क्या पितृ समर्पित सम्राटों ने कटवा दी थी, क्या बदले में भेंट कर दी गई थी लाखों अश्वियां कि गूंगे हो गए शिल्पकार और पता नहीं पाए कि संभोग के इस प्रतीक में एक और सहयोगी है जिसे पार्वती योनि कहते हैं। इस कविता का शीर्षक है विविधता। तुम पीपल का पेड़ और मैं आम, न तुम मुझे पीपल बनने को कहना, न मैं तुम्हें आम। एक तरफ बाग में तुम खड़े होगे और एक तरफ मैं। मेरे फल तुम्हारे पत्ते चूमा करेंगे और तुम्हारे फल मेरे पत्तों को आलिंगन में भर लेंगे, और तुम्हारे फल मेरे पत्तों को आलिंगन में भर लेंगे। जब बारिश आएगी हम साथ साथ भीगेंगे, जब पतझड़ आएगा हमारे पत्ते साथ साथ झरेंगे। धूप में देंगे हम राहगीरों को छांव, अपनी शाखाओं की ओट में छिपा लेंगे हम प्रेम करने वाले जोड़ों की आकृतियां। हम साथ साथ बूढ़े होंगे, हम अपने बीज लेकर साथ साथ मिलेंगे मिट्टी में। हम साथ साथ उगेंगे फिर से, मैं बाग के इस तरफ और तुम बाग के उस तरफ। न मैं तुम्हें अपना जैसा बनाऊंगी, न तुम मुझे अपना जैसा बनाना। अगर हम एक जैसा होना भी चाहें तो यह संभव नहीं, क्योंकि इस संसार में एक जैसा कुछ भी संभव नहीं। एक माता के पेट में रहने वाले 2 भ्रूण भी एक जैसे कहाँ होते हैं। फिर हम तो अलग अलग वृक्ष हैं जो अपनी अपनी जमीन में गहरे तक धंसे हैं। हम किसी बालकनी के गमले में उगाए गए सजावटी पौधे नहीं,
जिसे तय शुदा सूरज मिला, तय शुदा पानी मिला और नाप कर हवा मिली। हम आम और पीपल हैं। क्या? अच्छा हाँ, इस कविता का शीर्षक है यहाँ चुंबन लेना जुर्म है। मैं आज शाम को बिल्कुल फ्री हूँ, आओगी मिलने? मैंने चाची से मिन्नतें की, वो जानती थी तुम मेरे होने वाले शौहर हो, तुम मान गई। मैंने पर्स उठाया, ठीक ठाक कपड़े पहने और ऑटो बुक किया और पार्क के गेट पर पहुंच गई। तुम गेट पर ही खड़े थे। तुम्हारे बगल में एक मूंगफली बेचने वाला 10-12 साल का लड़का खड़ा था, जो तुमसे बार बार मूंगफली खरीदने का निवेदन कर रहा था। मेरे कहने पर तुमने 10 रुपए की मूंगफली तुलवा ली। हम पार्क में बैठे रहे, बैठे बैठे मूंगफली छीलते रहे। मैं मुस्कुराती रही, तुम हंसते रहे। मैं किस्से सुनाती रही, तुम किस्से सुनते रहे। फिर अचानक से तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं अंगुली से मिट्टी खोदने लगी। फिर न जाने किस उम्मीद में मैं उठकर ओट में आ गई। फिर हम दोनों एक दूसरे को आलिंगन में भरकर चूमने लगे। तभी एक लड़का आया, उसके चेहरे पर घृणा का भाव था। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तुम सकपका गए, मैं डर गई। तुमने लड़की से कहा सॉरी। 5 मिनट पहले मुझे पता चला था चुंबन किसे कहते हैं। 5 मिनट बाद मुझे पता चला चुंबन लेना जुर्म है। मैं मुंडी नीचे झुकाए पार्क से बाहर आ गई। मेरे बदन पर कपड़े थे, पर यूं लगा जैसे मैं बिल्कुल नंगी हूं। मेरे कानों में तुम्हारी कोई आवाज नहीं आई। महीनों तक कैसेट की तरह कानों में बस यही बजता रहा, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तुम फोन पर फोन करते रहे, मैं फोन काटती रही। तुमने मैसेज किया सॉरी, हम जल्दी शादी कर लेंगे। फिर हमारी शादी हो गई। हमारे हिस्से में एक बिस्तर और एक छोटा सा कमरा आ गया। काम से थके हुए हम कमरे में आते तो मैं रोशनी बुझा देती। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे होंठ मेरे होंठों की तरफ बढ़ते। तभी वह लड़का मेरे कानों में जोर से चीखता, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। थैंक यू।